नमस्कार दोस्तों, अनमोल कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हम तुम कुछ और बनेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रोहन को देखते ही उसे अपनी कमी और बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरों से परिलक्षित होने लगती। रोहन का काजल के साथ वक्त गुजारना उसे बड़ा ही नागवार गुजरता। धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा था कि जब तक वह कुछ करने की सोचता है काजल के लिए, रोहन तब तक वह कर गुजरता है। रोहन सहित घर के सभी सदस्य जब आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, रमन कोई न कोई बहाना बना वहां से खिसक लेता। धीरे धीरे रमन अपने पलक पावड़े समेटने लगा जो बिछा रखे थे नव अंकुरण के लिए। एक अजीब सी विरक्ति हो चली उसे जिंदगी से। रमन खुद को बिल्कुल अनचाहा सा महसूस कर रहा था। काजल बुलाती रह जाती, वह उसके पास नहीं जाता। रोहन और काजल की घनिष्ठता उसे नागवार गुजर रही थी। रमन सोचता, यदि बच्चे का पिता रोहन ही है तो मैं क्यों दाल भात में मूसल बन। इस सोच ने उसे की दुनिया पलट दी थी। वह अपना ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारता। कभी कभी तो टूर का बहाना कर कई कई दिनों तक घर भी नहीं आता था। गर्भावस्था के आखिरी दिन बड़ी ही तकलीफ दे थे। काजल को बैठना उठना सब रोहन करता। रिश्ते बेहद उलझ गए थे। सिरा अदृश्य था और उलझनों का मकरजाल पूरे स्वभाव पर। रमन को याद आता जब उसकी शादी हुई थी तब रोहन छोटा ही था। काजल को भाभी माँ कहता था। काजल कितनी फिक्रमंद रहती थी उसकी पढ़ाई के लिए। छी, सब गड़बड़ हो गया। इससे अच्छा बे औलाद रहता। बे सिर पैर के ख्यालात रमन के सहभागी बन उसकी मति भ्रष्टि किए जा रहे थे। तभी रोहन की आवाज आई, भैया जल्दी आइए, भाभी की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा तुरंत। तुम ले जाओ, मैं भला जाकर क्या करूँगा, कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। मुझे आज ही 15 दिनों के लिए हैदराबाद जाना है, रमन ने उचटती हुई आवाज में कहा। काजल को लग रहा था कि रमन की यह उदासीनता उसके अपराध भाव के कारण है कि वह होने वाले बच्चे का जैविक पिता नहीं है। डॉक्टर ने पहले ही काजल को सचेत कर दिया था कि बहुत से पिता इस तरह का व्यवहार करते हैं और नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। उसने जानबूझकर बखेड़ा नहीं खड़ा किया। करीब 10 दिनों के बाद काजल भरी गोद वापस आई। इस बीच रमन एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आया। 15वें दिन वापस आया था। माँ से उसे पता चला। पहले दिन तो बच्चे को छुआ भी नहीं। काजल से बेहतर उसके मने भावों को कौन समझता, पर उसने भी शायद अब वही रुख इख्तियार कर लिया था जो रमन ने। उस दिन उसी कोने वाले कमरे में तेज संगीत को चीरती एक मधुर सी रुंझुन संगीत में लहरी रमन को बेचैन की जा रही थी। हाँ, यह तो बच्चे की आवाज है। रमन ने कान पुरु म्यूजिक ऑफ किया और ध्यान मग्न हो शिशु की स्वर लहरियों को सुनने लगा। जाने लड़का है या लड़की, उफ, कोई चुप क्यों नहीं करा रहा। मन उद्वेलित होने लगा। एक क्षण को चुप्पी छाई रही, फिर रुदन। रमन कमरे में चहलकदमी करने लगा। अब तो लग रहा था जैसे बच्चे का कर्ण सूख रहा हो। इस आरोह ने शीत सेला को धीमी आंच पर पिघलाना आरंभ कर दिया। माँ भी ना जाने क्यों उन्हें छोड़कर चली गई। अभी कुछ दिन तो रहना चाहिए था। इसी बीच उसका मोबाइल बजने लगा। जाने कौन है, नया नंबर है। सोचते उसने कान से लगाया। भैया, मैं रोहन बोल रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटिएगा। मैं आज सुबह ही सिडनी ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। यहाँ के एक अस्पताल ने मुझे काम मिल गया है, साथ ही मैं कुछ कोर्स भी करूँगा। आप और भाभी माँ ने जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भैया, मैं पिछले कुछ महीनों में भाभी माँ बेहद मानसिक संतरास से गुजरी हैं। आपकी बेरुखी उन्हें जीने नहीं दे रही। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं कहना चाहूंगा कि आपने भाभी माँ को उस वक्त छोड़ दिया जब उनको सर्वाधिक आपकी जरूरत थी। इतना कह रोहन
फूट फूट कर रोने लगा। एक लंबी सी चुप्पी पसरी रही कुछ क्षण रिसीवर के दोनों तरफ। कितना बड़ा और समझदार हो गया है रोहन। मैंने ही खुद को अदृश्य उलझनों और विकारों में कैद कर लिया था। रमन शायद कुछ और भी कहता कि तभी रोहन बोल पड़ा, भैया बच्चे क्यों रो रहे हैं? मुझे उनके रोने की आवाज आ रही है। बच्चे क्या जुड़वा है? रमन उछल पड़ा और दौड़ पड़ा उनकी तरफ। दो दो नर्म गुलाबी रुई की फाये हाथ पर फेंकते संवेद स्वर में आसमान सिर पर उठाए थे। धन्यवाद रोहन, धन्यवाद भाई, घर जल्दी जल्दी आते रहना। कह उसने यह सोचते हुए बच्चों को छाती से लगा लिया कि क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे रोहन के स्पर्म से पैदा हुए या किसी और के। अब ये बच्चे उसके हैं, वही उनका पिता है। रोहन के होते तो शायद वह उन्हें छोड़ कर नहीं जाता। यह तसल्ली कम नहीं है।